गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट। हम लोग आज भी अपनी जो प्रैक्टिस सेट है उसमें पहले स्ट्रेटजी पे बात कर लेते हैं। इसमें जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो मिक्स तो रहते हैं, लेकिन इनमें एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न से जो प्रश्न आते हैं वो कहीं ना कहीं टॉपिक वाइज हैं, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। जैसे एंशिएंट में पाषाण काल से चल रहे हैं, तो मिडिवल में अरबों के आक्रमण से, मॉडर्न में जो है उत्तर मुगल काल से। ठीक है, तो इसके लिए आप पहले के वीडियोस देख सकते हैं। तो अब हम लोग प्रश्न स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, आज का प्रैक्टिस सेट। तो जो पहला प्रश्न है, जलालुद्दीन खिलजी ने नवीन मुसलमानों को दिल्ली में जिस जगह बसाया वो स्थल किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है बेगमपुर, मुगलपुरा, शाहपुर और नानकपुर। तो आप लोग देखेंगे कि 1292 में जो है दिल्ली पे आक्रमण होता है मंगोलों का, अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में। तो मंगोल पराजित होते हैं, लेकिन जो उलूग खां एक रहता है, एक सेनानायक रहता है, वो कुछ मंगोलों के साथ दिल्ली में रुक जाता है। तो जलालुद्दीन खिलजी उनके ऊपर दया दिखाता है और उनको क्या करता है कि दिल्ली में ही एक जगह स्थापित करता है या बसाता है। तो वो जगह जो थी वो मुगलपुरा के नाम से जानी गई। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुक्का गेंडोर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं, बिंदार, दास और सादी कौर, मतलब सदा कौर, कुछ भी लिखा होगा। ठीक है, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो दास नदी के किनारे जो है सुक्का गेंडोर स्थित है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वह एकमात्र सुल्तान कौन था जिसकी केवल एक पत्नी थी? तो ऑप्शन है मोइजुद्दीन, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, इल्तुतमिश और नासिरुद्दीन महमूद। तो आप लोग देखेंगे कि जो बहराम शाह है, 1240 से लेकर 1242 तक शासन करता है दिल्ली सल्तनत में। इसी के समय में 1241 में पहली बार लाहौर पे आक्रमण होता है मंगोलों का, तायर बहादुर के नेतृत्व में। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में पहली बार जो आक्रमण होता है वो तायर बहादुर के नेतृत्व में 1241 में होता है। जो दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन मसूद शाह, इसका शासनकाल है 1242 से लेकर 46 तक। ठीक है, आप लोग देखेंगे कि इसी की हत्या करके, इसी को शासन से हटा के जो है नासिरुद्दीन महमूद शाह शासक बनता है बलबन की सहायता से। और तीसरा ऑप्शन है आपका इल्तुतमिश। जो इल्तुतमिश है उसका कार्यकाल 1211 से लेकर 1236 तक है। इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नासिरुद्दीन महमूद, अब नासिरुद्दीन महमूद का जो शासनकाल है 1247 से लेकर 65 तक है। इसके बाद बलबन शासक बनता है। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि एकमात्र सुल्तान जिसकी केवल एक पत्नी थी वो नासिरुद्दीन महमूद है, जिसकी एकमात्र पत्नी बलबन की पुत्री हुजैदा बेगम थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा पुर्तगाल के किस शासक के काल में भारत आया था? मतलब जब वो भारत आया तो पुर्तगाल के किस शासक से अनुमति लेके आया था? तो ऑप्शन है फिलिप द्वितीय, जॉन द्वितीय, इमैनुअल और जॉन तृतीय। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो इमैनुअल है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो जब आप लोगों से पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, पहले तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। 1601, 1603, 1604 और 1599। तो जब आपसे पूछा जाए कि स्थापना कब हुई थी तो आप कहेंगे 1599। और इसको परमिट कब मिला था तो आप कहेंगे 31 दिसंबर 1600 को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों से व्यापार का एकाधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था, जिसको 1609 में चल के अस्थायी कर दिया जाता है। ठीक है, अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1599 है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने नवपाषाण, ताम्रपाषाण से लेकर हड़प्पा सभ्यता के पतन तक की कालावधि को सिंधु घाटी परंपरा कहा है? तो ऑप्शन है कनिंघम, मार्टिन व्हीलर, जिम सेफर और जॉन मार्शल। तो आप लोग कनिंघम देखेंगे कि इनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। मार्टिन व्हीलर हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से जुड़े हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन से संबंधित भी इनके कथन है। ठीक है, इन्होंने इंद्र को उत्तरदायी माना है हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो जिम सेफर है। ठीक है, और जो चौथा ऑप्शन है जॉन मार्शल। आप लोग देखेंगे कि इन्हीं के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता के स्थलों का बृहद स्तर पर खुदाई हुआ है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है जिम सेफर है। और इस बार जो डीएसएसबी पीजीटी का एग्जाम हुआ था, अभी जो इसी साल जुलाई में था और 1 अगस्त को था, तो उसमें जिम सेफर से रिलेटेड हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, बार बार आने वाली बाढ़ के कारण निम्नलिखित में से कौन हड़प्पी नगर नष्ट हो गया था? तो ऑप्शन है हड़प्पा, कोटगिजी, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा। तो आप लोग देखेंगे कि जो हड़प्पा है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान साहिवाल
जिले में, ठीक है। और जो कोटदीजी है ये सिंध में स्थित है, यहाँ से बाणागर के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है स्थित, ठीक है। और इसकी जो खोज हुई है 1922 में हुई है। कालीबंगा, जो कालीबंगा आपके राजस्थान में स्थित है, यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य, यज्ञ वेदी मिली है, अलंकृत ईंट का साक्ष्य मिला है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में बार बार बाढ़ आने की वजह से उसका पतन हो गया था। अगला प्रश्न है, चंगेज खां के नेतृत्व में इल्तुतमिश के काल में किस वर्ष मंगोल आक्रमण का खतरा उत्पन्न हुआ? तो आप लोग देखेंगे कि इसका ऑप्शन जो है 1222, 1223, 1224 और 1221। तो मंगोल जो है सासानी वंश के शासक अलाउद्दीन मांगबरनी का पीछा करते करते भारत की सीमा तक आ पहुंचा था। और एक समय को लगा कि मंगोलों का आक्रमण भारत पे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इल्तुतमिश सूझबूझ का परिचय देता है और अलाउद्दीन मांगबरनी से कहता है कि भारत की आबो हवा आपके लिए ठीक नहीं है, इसलिए आप चले जाएं। और जिस दूत को अलाउद्दीन मांगबरनी ने इल्तुतमिश के पास भेजा था उसकी वो हत्या करवा देता है, ठीक है। इस तरह से वो अपने राजनीतिक सूझबूझ से मंगोलों का खतरा टाल देता है, ठीक। तो एक खतरा उत्पन्न हुआ था 1221 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राक संधव स्थल से गरुड़ की आकृति वाली एक सेल खड़ी की मुहर मिली है? ऑप्शन है आमरी, कोटदीजी, नाल और मेही। तो आप लोग देखेंगे कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है नाल में, नाल है, जो कि बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। और इसके अलावा जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें आमरी जो है यहाँ से एकमात्र स्थल है जहाँ से गैंडे की हड्डी मिली हुई है, ये सिंध में स्थित है, ठीक है। और आपका जो कोटदीजी है ये भी सिंध में स्थित है, यहाँ से मैंने आपको बताया ही कि बाणाग्र मिला हुआ है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है नाल है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि मैं एक मुसलमान के बाल को ऐसे 10 किलो की तुलना में महत्वपूर्ण मानता हूँ? तो यहाँ पर ऐसे जिस किले की बात हो रही है वो रणथंभौर का किला है, ठीक है। तो ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक और सिहाबुद्दीन उमर, मतलब उमर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो जलालुद्दीन खिलजी है। जब ये रणथंभौर का द्वितीय घेरा डाला रहता है 1292 में, तो उस समय जब ये बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है तो वो अपना घेरा यही कह के उठा लेता है कि मैं एक मुसलमान के बाल को ऐसे 10 किलो की तुलना में महत्वपूर्ण मानता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा आप अलाउद्दीन को देखेंगे तो अलाउद्दीन का जो कार्यकाल है वो 1296 से लेकर 1315 तक है। फिरोज तुगलक का कार्यकाल आपका 1351 से लेकर 88-89 तक है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो जलालुद्दीन खिलजी है। अगला प्रश्न है, गोवा भारत में पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र की राजधानी कब बना? तो ऑप्शन है 1511, 1522, 1540, 1530। तो आप लोग देखेंगे कि यूसुफ आदिल शाह से अलबुकर्क ने 1510 में गोवा को जीता था, जिसको उसके बाद आने वाले गवर्नर नीनू डी कुन्ना ने जो है 1530 में राजधानी बनाया, ठीक है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी पूर्वी एशिया की व्यापारिक मंडी मलक्का और हरमुज पर किस वर्ष पुर्तगालियों ने अधिकार किया था? तो ऑप्शन है 1511, 1532, 1529, 1520। तो आप लोग देखेंगे कि इस पे जो अधिकार हुआ था 1511 में हुआ था। और इस क्वेश्चन को पिक करने का सबसे बड़ा रीजन है कि ये प्रश्न बार बार एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1511। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके समय शाही पुस्तकालयाध्यक्ष था? तो ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, नासिरुद्दीन खुसरो शाह, सियाबुद्दीन उमर और जलालुद्दीन खिलजी। तो आप लोग देखेंगे कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो जलालुद्दीन खिलजी है। लेकिन हम बाकी 3 ऑप्शन पे भी बात कर लेते हैं। जो जलालुद्दीन खिलजी के बाद शासक बनता है वो अलाउद्दीन खिलजी है। उसके बाद जो शासक बनता है सिहाबुद्दीन उमर बनता है। सिहाबुद्दीन उमर के बाद मुबारक शाह खिलजी बनता है, जिसको हटा के हम लोग देखते हैं कि नासिरुद्दीन खुसरो शाह कुछ समय के लिए शासक बनता है। और नासिरुद्दीन खुसरो शाह जो कि एक परिवर्तित मुसलमान है, हिंदू से मुसलमान बना है, बरादू जाति का है। और इस घटना को जो है इतिहास में बरादू क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बरादू क्रांति कब हुई थी, तो 1320 में हुई थी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो जलालुद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो किसके समय में शाही पुस्तकालय अध्यक्ष था? तो जलालुद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, राजत्व के सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांतों की संकलन मसैया से आप किस दिल्ली सुल्तान को संबद्ध पाते हैं? तो ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और बलबन। तो आप देखेंगे कि बलबन ने अपनी वसैया को संकलित कराया था। उसको संकलित किसने किया था? जियाउद्दीन बर्नी ने करा था, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर या स्वीकृति पत्र प्रदान किया था? तो ऑप्शन है रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश ऐसा पहला शासक था जिसने खलीफा से सुल्तान के पद की वैधानिकता प्राप्त की, अनुमति प्राप्त की, ठीक है। और रजिया सुल्तान की बात करें तो रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की ऐसी पहली शासक थी, चाहे वो महिला हो या पुरुष, जिसने दंड एवं छत्र धारण करना हिंदुओं की तरह प्रारंभ किया, ठीक है। तो इसका तो करेक्ट आंसर इल्तुतमिश है। अगला प्रश्न है, ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो ऑप्शन है नीनू डी कुन्ना, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, लिकोटन, अल्बुकर। आप लोग देखेंगे कि जब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा गवर्नर बनता है भारत का 1505 में, तो उस समय जो पुर्तगाली रहते हैं वो समुद्र में बड़े शक्तिशाली रहते हैं। तो एक ऐसी पॉलिसी बनाता है कि ये जो भारत का समुद्री तट होता है उस पर केवल अपनी बस्तियां स्थापित करता है, आंतरिक भाग पे नहीं। और इसका जो सबसे बड़ा रीजन रहता है वो ये रहता है कि हम समुद्र पे जो है अपनी ज्यादा मजबूत पकड़ बना सके। इसलिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की जो ये पॉलिसी है उसको हम लोग ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश द्वारा खलीफा से खिल्लत प्राप्त करने का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऑप्शन है ताजुल मासिर, तबकात नासिरी, रेहला और सियासतनामा। तो आप लोग देखेंगे कि उसका जो समकालीन है वो है, इल्तुतमिश का समकालीन जो है मिनहाजुद्दीन सिराज है, जिसकी पुस्तक है तबकात नासिरी, उसी में खिल्लत प्राप्त करने का जिक्र है। बाकी ताजुल मासिर जो है वो हसन निजामी का है, ठीक है। जो रेहला है वो इब्न बतूता का है, और जो सियासतनामा है वो निजामुल मुल्क तुसी की रचना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तबकाते नासिरी। अगला प्रश्न है, अकबर का पुर्तगालियों से सर्वप्रथम परिचय कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन है कोचीन, गोवा, मुंबई और कैम्बे। तो आप लोग देखेंगे कि गुजरात में खंभात की खाड़ी में स्थित कैम्बे नामक जगह पर अकबर पहली बार पुर्तगालियों से मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन्होंने 1826 ईस्वी में पंजाब के साहिवाल जिले में स्थित एक हड़प्पी टिले का उल्लेख किया था या उत्खनन कराया था? तो ऑप्शन है बी ए स्मिथ, अलेक्जेंडर बर्न्स, कनिंगम, चार्ल्स मैसन। तो आप लोग देखेंगे बी ए स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी है। अलेक्जेंडर बर्न्स विलियम बेंटिक के समय में इनका उल्लेख मिलता है, जब इनको सिंधु नदी का सर्वेक्षण करने के लिए भेजा जाता है। कनिंघम जो है आपके भारतीय पुरातत्व के जनक हैं। इन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना भी की 1861 में। इसके अलावा जो चार्ल्स मैसन है, इन्होंने 1826 में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, लेकिन वो इसके महत्व को नहीं समझ सके थे। तो इसका श्रेय जो मिलता है वो दयाराम साहनी को मिलता है 1921 में हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन चार्ल्स मैसन है। निम्नलिखित में से किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया? तो ऑप्शन है नासिरुद्दीन कुबाचा, इनमें से कोई नहीं, इख्तियारुद्दीन और ताजुद्दीन अल्दौज। तो आप लोग देखेंगे जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है तो उसके जो 4 प्रमुख सेना नायक रहते हैं, एक बख्तियार खिलजी रहता है, एक नासिरुद्दीन कुबाचा, एक ताजुद्दीन यल्दौज और एक कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सब उसके गुलाम हैं। लेकिन आप लोग देखेंगे कि ये उसकी मृत्यु के बाद अलग-अलग क्षेत्रों में सत्ता स्थापित करते हैं। नासिरुद्दीन कुबाचा सिंध में रहता है, ताजुद्दीन यल्दौज गजनी में रहता है, और गजनी पे चूंकि गौरी का शासन था और इसीलिए वो कहता है कि जब गजनी के हम उत्तराधिकारी हैं तो भारत में भी जो उसकी सत्ता है उसके भी हम ही उत्तराधिकारी हैं। तो इसको लेके वो कुतुबुद्दीन ऐबक से विवाद करता है। और बख्तियार खिलजी की जो हत्या है, जब वो लखनौती जीत के वापस आ रहा होता है तो बिहार में अली मर्दान खान ने उसकी हत्या कर दी, ठीक है। तो बख्तियार खिलजी तो खत्म हो गया, लेकिन नासिरुद्दीन कुबाजा और ताजुद्दीन एल्दौज कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए संघर्ष का कारण थे। तो इसने क्या किया कि वैवाहिक संबंध स्थापित करके इनके साथ कहीं ना कहीं समन्वय स्थापित करके अपनी सत्ता को सुचारू रूप से संचालित किया। और हम लोग देखते हैं कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आता है तो वो भी इस प्रारंभ में इनके साथ राजनीतिक कूटनीतिक करता है, ठीक है, राजनीतिक पैतरे अपनाता है और कुछ दिन तक शांत रहता है। लेकिन 1216 में तराइन के तृतीय युद्ध में ताजुद्दीन एल्दौज को और 1228 में सिंध का घेरा डालकर नासिरुद्दीन कुबाचा को मरवा देता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा संघर्ष जो इसका पंजाब के लिए होता है ऐबक का, वो ताजुद्दीन एल्दौज के लिए है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार इल्तुतमिश ने चीनी चित्रकारों को दिल्ली बुलाया था? ये क्वेश्चन जो है केवीएस पीजीटी में पूछा गया है। ऑप्शन है जियाउद्दीन बर्नी, जान मार्शल, इसामी और इब्न बतूता। इब्न बतूता ने रेहला लिखी, जान मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अध्यक्ष रहे हैं, जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोजशाही लिखी, फतवाए जहांदारी लिखी, ठीक है। इसामी ने कुतुब सलातीन लिखी जिसमें चीनी चित्रकारों को दिल्ली बुलाने का वर्णन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम बताइए कि कब एक कंपनी भारत कब कब आई, ठीक है।
तो ऑप्शन है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेन, फ्रांसीसी। तीसरा ऑप्शन है पुर्तगाली, डेन, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। चौथा ऑप्शन है पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, डेन और अंग्रेज। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले पुर्तगाली आ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद डच आ रहे हैं, ठीक, तब अंग्रेज आ रहे हैं, फिर डेनिस आ रहे हैं, तब फ्रांसीसी आ रहे हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन पहला है। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश के काल में पीर्थु या वर्तु विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो आप लोग देखेंगे कि अवध में इल्तुतमिश की सत्ता के खिलाफ एक विद्रोह होता है सरदारों का, उसको जो है इल्तुतमिश दबाता है, ठीक है, अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने के लिए। तो ऑप्शन में आपके देखिए सिंध, गजनी, बंगाल और अवध है। और ये प्रश्न मैंने इसलिए पिक किया क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो अवध है। मुगल बादशाह शाहजहां के समय बंगाल के किस गवर्नर ने पुर्तगालियों के अधिकार से हुगली छीन लिया था? तो ऑप्शन है अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर कासिम और कासिम खान। तो आप लोग देखेंगे कि जो अलवर्दी खां है, सिराजुद्दौला है, मीर कासिम है, ये उत्तर मुगल काल से संबंधित हैं। शाहजहां के समय में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो एकमात्र जो ऑप्शन बचा, अगर इसमें आपको जानकारी नहीं भी होती तो भी आप कर लेते, कासिम खान बचा, जिसने 1632 में जो ये लोग धर्मांतरण कर रहे थे, मतलब कि चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम, उनको ईसाई धर्म में परिवर्तित कर रहे थे वहां पे लोग, तब इनका कॉन्फ्लिक्ट होता है और जो है कासिम खान जो है इनको हुगली से बाहर खदेड़ देता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का अंतिम शासक था? ऑप्शन है क्यूमर्स, तुगरिल, याकूत या मोहम्मद। ये बहुत इजी है। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का जो अंतिम शासक है वो क्यूमर्स है, ठीक है, जिसको विस्थापित करके जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश की स्थापना करता है। और क्यूमर्स को हटा के खिलजी वंश की स्थापना के बीच में जो घटनाक्रम होता है उसको हम लोग खलजी क्रांति के नाम से इतिहास में जानते हैं। तो कभी कभी पूछ देता है खलजी क्रांति कब हुई थी? तो 1290 में हुई थी, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के सिंध सॉरी महमूद गजनवी के विध्वंस के बाद सोमनाथ को पुनः किसने बनवाया? ऑप्शन है धारा का भोज, देवगिरी का रामचंद्र, शाकंभरी का विग्रहराज और नील पाटन का कुमारपाल। तो आप लोग देखेंगे कि जो विग्रहराज है चौहान वंश का है, रामचंद्र जो है देवगिरी के यादव वंश के हैं, ये बहुत बाद में आते हैं, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन है। जो धारा का भोज है इसका भी संबंध सोमनाथ के पुनर्निर्माण से नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बता जो है अनिल पाटन या का कुमारपाल, मतलब जो गुजरात में शासन कर रहे थे उसमें वो कुमारपाल थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल से विशालतम कब्रगाह प्राप्त हुआ? ठीक है, मतलब कहाँ से विशालतम कब्रगाह प्राप्त हुआ है, क्वेश्चन यही पूछा गया है। ऑप्शन है सुरकोटदा, आलमगीरपुर, सनौली और मांडा। तो आप लोग देखेंगे कि मांडा जो है सबसे पूर्वी छोर है चिनाब नदी पे कश्मीर में, सॉरी सबसे उत्तरी छोर है चिनाब नदी पे कश्मीर में। आपका सुरकोटदा जो है यहाँ से घोड़े का अस्थिपंजर प्राप्त हुआ है, तराजू मिला है, ठीक है। आलमगीरपुर सबसे पूर्वी क्षेत्र है सिंधु घाटी सभ्यता का, जो कि उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के किनारे। सनौली वो स्थल है जहां से विशालतम कब्रगाह मिला है, ये भी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा किस व्यक्ति की सहायता से भारत आया? ऑप्शन है जेवियर मनुची, डिसूजा, अब्दुल मनिक। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो अब्दुल मनिक, ठीक है। अगला प्रश्न है, समुद्री रास्ते से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री कौन था? ऑप्शन है वास्को डिगामा, बारबोसा, उपर्युक्त सभी, पेट्रा, अल्ब्रेच, कैब्रॉल। तो आप लोग देखेंगे कि वास्को डिगामा इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो वास्को डिगामा है। लेकिन इसके अलावा जो दो ऑप्शन है वो भी महत्वपूर्ण है। कभी कभी पूछ देता है कि अल्बुकर्क का दुभाषिया कौन था? तो आप लोग याद रखिएगा कि बारबोसा था, ठीक है। और वास्को डिगामा के बाद आने वाला द्वितीय पुर्तगाली कौन था समुद्री मार्ग से? तो वो पेट्रो अल्ब्रेच कैब्राल था, ठीक है, जो 1502 में भारत आता है। तो करेक्ट ऑप्शन वास्को डिगामा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे धर्मच्युत शांति का अपहरणकर्ता एवं षड्यंत्रकारी कहा जाता है? तो ऑप्शन है इमादुद्दीन रेहान, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन गयासुद्दीन तुगलक। तो आप लोग देखेंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन जो इमादुद्दीन रेहान है, ये 1253 में पहला अवसर होता है जब कोई भारतीय मुसलमान जो है दिल्ली की सत्ता को हस्तगत करने का प्रयास करता है। 1253 में इमादुद्दीन रेहान जो है बलबन को हटा के क्या बनता है, नायब मुमालिक बनता है, किसका? नासिरुद्दीन महमूद का, ठीक है। लेकिन कुछ ही समय बाद इसको जो है चालीसा के द्वारा हटा दिया जाता है और वापस से बलबन को नायब मुमालिक बना दिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सैंधव स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन है चिनाब, झेलम, सिंधु, मंदाकिनी।
तो आप लोग देखेंगे कि मांडा जो कि हड़प्पा सभ्यता का भारत में सर्वाधिक उत्तरी स्थल है, वो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। अगर आप लोग ओवरऑल देखें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, तो सुर्तगोई है। लेकिन भारत में सबसे जो उत्तरी स्थल है वो मांडा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कार्टेज पद्धति भारत में किस यूरोपीय कंपनी ने शुरू की? तो ऑप्शन है पुर्तगाली, डेनिश, फ्रांसीसी और डच। तो आप लोग देखेंगे कि जो पुर्तगाली हैं, इन्होंने अरब के जो अरब सागर था उसके व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज पद्धति लाए थे कि अगर किसी को इस रास्ते से ये वो करना है व्यापार, तो आपको हमसे अनुमति पत्र लेना होगा। कहा जाता है कि अकबर भी जो है इनसे सहमति पत्र लेता था, तभी अरब सागर में व्यापार कर पाता था। ठीक है। और उसके अलावा आप लोग देखेंगे कि जो डच कंपनी है